सुकूनपुर में रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा रवि और बेटी प्रीति थी। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बहुत अच्छे से रहते थे। कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। बड़ा प्यार था। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही रवि एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब प्रीति के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी ढूंढने के बाद प्रीति के लिए अवधेश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का बहुत अच्छा और समझदार लगता है और अच्छा पढ़ा लिखा था। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रीति शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी सहमति से उनकी शादी हो जाती है। प्रीति के ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल लीं। इधर अवधेश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। लेकिन फिर एक रोज अवधेश की अचानक ही नौकरी छूट जाती है। प्रीति, मेरी नौकरी छूट गई। ये कैसे अवधेश? आपकी तो कंपनी अच्छी थी। बस ऐसे ही प्रीति, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अब अवधेश काम ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अवधेश जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा? घर का खर्च चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखे हैं निकलवाने पड़ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। प्रीति, तुम देख तो रही हो ना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, लेकिन कहीं से सुनवाई ही नहीं हो रहा है। मैं अपने भाई रवि से इस बारे में बात करती हूँ। अब वही हमारी मदद कर सकता है। प्रीति अपने भाई को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई, हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। आप टेंशन मत लो दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए। देखो रवि, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूं तो इस वक्त मेरे पास पूरा स्टाफ है। मैं जबरदस्ती किसी को भी भर्ती करके अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता। नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं, मैं कहीं और बात करके देखता हूँ। फिर रवि ने अपने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी रवि को काम के लिए वैकेंसी नहीं थी। रवि ने प्रीति को फोन करके बताता है, दीदी, मैंने जीजा जी के लिए कई जगह पर बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है, काम बहुत मंदा है। ठीक है भाई, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। दीदी, जब तक जीजा जी की नौकरी नहीं मिल रही है, आपको पैसे की जरूरत हो तो तुरंत हमारे पास कॉल करना। बिना कुछ सोचे मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब अवधेश को मजबूरन एक छोटी फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। रवि के तनख्वाह में मुश्किल से घर चल पा रहा था। उधर प्रीति का भाई रवि का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ मीरा देवी रवि के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। वहीं एक अमीर घर की लड़की रवि को पसंद आ जाती है और वह इस शादी के लिए हाँ कर देता है। दहेज में रवि को 25 लाख नगद, एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद प्रीति रवि को फोन करती है। भैया, अवधेश जी पे बहुत कर्जा हो गया है। वो फैक्ट्री में ओवरटाइम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे। मुश्किल से 10,000 ही बन पाता है। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? जैसे अवधेश जी को अच्छी नौकरी मिलती है, मैं लौटा दूंगी। दीदी, मैं कुछ देर में ही आपके अकाउंट में 30,000 डाल दूंगा। थैंक यू भाई। एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो। नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो कोई भी इनको नहीं पूछता। दीदी, आप टेंशन मत लो। आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे तो आप बस मुझे बता देना। यह कहकर रवि फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवानी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि रवि दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ भी पैसे दे। फिर वो रवि से कलेश करना शुरू कर देती है। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ कर नाटक करती है।
ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ, उनकी नजर 25 लाख निकलवाने की होगी। शिवानी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती है। और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सका तो मेरा भाई होना ही गलत है। मेरा हक बनता है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अभी नहीं, बाद में समझ आएगा अपनी बहन की चालाकी। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं दहेज में मिले पैसों से नहीं बल्कि अपनी सैलरी से देता हूं। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस सब में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। मुझे जो करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रवि शिवानी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन प्रीति अवधेश को साथ लेकर के अपने मायके आती है। प्रीति बहुत खुश थी कि मायके जाकर भाभी के साथ कुछ दिन अच्छे से बिता लूंगी। उसको लगता है अब मायके में थोड़े दिन अच्छे से रहूंगी, लेकिन शिवानी उससे उखरी उखरी रहती थी। कुछ देर बाद शिवानी सबके लिए नाश्ता बनाती है। वह सभी को डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे और दही के साथ परोस देती है। सभी नाश्ता करने लगते हैं। अवधेश की प्लेट में रखे 2 पराठे थे, उसको खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए वह जैसे ही प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवानी गुस्से में बोलती है, बुरा मत मानना जीजा जी, मैंने आपके लिए 2 ही पराठे बनाए थे जो कि आप खा चुके हैं। अब ये पराठे रवि के लिए हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे। अब आप इसको रहने दीजिए। यह सुनकर अवधेश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा, मेरी और खाने की इच्छा होगी, तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। अब तुम रवि के लिए 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन मैंने पानी पी लिया। अब मेरा पेट भी भर गया है, अब मुझे नहीं खाना। बेटा, मैं शिवानी की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सांस के बार बार कहने पर अवधेश वो पराठे खा लेता है। उधर शिवानी गुस्से से रसोई में बर्तन पटकने लगती है। फिर रवि बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवानी से कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, लगता है बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। पारिति कोई भी बात रवि तक नहीं आने देती, लेकिन शिवानी की ये बात अवधेश के दिल पर लग चुकी थी और उसने पारिति से वापस घर चलने के लिए कहता है। पारिति, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हमारे यहाँ रहने से शिवानी का काम बढ़ गया है। चलो वापस अपने घर चलते हैं। वे दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत क्या होती है। अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढा और अब उन्हें एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब अवधेश के साथ साथ पारिति भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वह लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे।